नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका बात देवभूमि की केस बुलेटिन में। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग की बैठक में सीएम धामी मौजूद हैं और सीएम धामी ने उन्होंने बैठक में राज्य में साल भर में आने वाली करीब 7 करोड़ अस्थायी आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने का मुद्दा जो है उठाने के संकेत दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि 2 दिनों से बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। 1500 यात्रियों को आपको बता दें घांगरिया से हेमकुंड साहिब भेजा गया है। बता दें कि बर्फबारी से हेमकुंड साहिब का रास्ता अटलाकोटी से आगे 3 किलोमीटर तक अवरुद्ध ही था और जिसके बाद बर्फबारी हटाकर रास्ता सुचारू कर दिया गया है। और यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, फिलहाल हेमकुंड साहिब तक जाने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेमकुंड साहिब तक जाने का जो रास्ता था वहाँ पर काफी 3 फीट लगातार बर्फ जमी हुआ, लेकिन बर्फ जमा होने के बाद धीरे धीरे प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से उस बर्फ को हटा दिया गया है और लगातार यह प्रक्रिया आगे की काम की कार्रवाई चल रही है। वहीं यदि बात की जाए केदारनाथ यात्रा की, तो केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अभी रोक दिया गया है। हालांकि लोगों में कुछ अफवाह भी है कि केदारनाथ यात्रा के लिए लोगों को जाने नहीं दिया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं। पंजीकरण से पहले यहाँ पर रोक दिया गया है। यात्री यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्री जो यात्रा कर रहे हैं तो उसमें किस चीज से कहा गया है कि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलेगी, मौसम खराब रहेगा, बर्फ हो सकती है, तो इसको लेकर के यात्री सुरक्षा के तहत मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए ही यात्रा करें। और हेमकुंड साहिब, क्योंकि यहाँ से हेमकुंड साहिब काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर पैदल चढ़ाई भी है, तो इसको देखते हुए हेमकुंड साहिब में भी करीब 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई थी। वहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही थी जाने आने में। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को वहां पर तैनात कर दिया गया था और इसके बाद वहां से प्रशासन और शासन के द्वारा लगातार मुस्तैदी के साथ बर्फ को हटाने का काम किया गया। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वहां पर मेडिकल की टीम को भेज दिया गया था। जी, तो मेडिकल की टीम पहले से ही थी, लेकिन वहां पर और भी मेडिकल टीम को वहां पर भेज करके सभी चिकित्सा को और सुविधाजनक बनाया गया वहां पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। वहां पर लोगों के छोटे छोटे टेंट डाल दिए गए ताकि वहां पर लोग रह सके। नीचे उतारने की भी एसडीआरएफ के तहत व्यवस्था कर दी गई है। एसडीआरएफ ने मुस्तैदी से व्यवस्था की है। लगभग कितने भी यात्री यदि कुछ यात्री फंसे हुए थे, जैसे कि मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, कल कुछ यात्री वहां पर बद्री केदारनाथ के दौरे पर कुछ यात्री फंस गए थे, तो एसडीआरएफ टीम को जैसे इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू अभियान चालू किया और रात में ही वहां से रेस्क्यू करके उसे निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से प्रशासन हर एक स्थिति पर पैनी निगाह बनाए हुए प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। प्रशासन के साथ सहयोग एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। हर विषम परिस्थिति में एसडीआरएफ की टीम तैनात है और वो चाह रही है कि जितना भी हो सके यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल यशराज आनंद, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? जो अभी श्रद्धालु वहां पर हैं उनके रहने की किस तरीके से व्यवस्था जो है वो वहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौसम विभाग ने 29 तारीख तक ये चेतावनी जारी कर रखी है कि 29 तारीख तक जो भी यात्री यात्रा पर निकलेंगे वो अपने साथ गर्म कपड़े और साथ ही साथ वो रहने और रुकने की सुनिश्चित व्यवस्था कर ले। क्योंकि केदारनाथ धाम की बात करें, चाहे या 4 धाम की आप बात करें, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं का काफी है। सभी चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब की बात की जाए, तो वहाँ पर यात्री पूरी तरीके से उमड़ पड़े हैं। एक एक जगह यहाँ पर नहीं मिल रहा है, सभी होटलें बुक हो चुकी है, लेकिन फिर भी यात्रा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यात्री उत्सुकता से आ रहे हैं दौरे पर, केदारनाथ के दौरे पर जा रहे हैं। ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी लगातार यात्री जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए पहले ही मौसम विभाग के द्वारा यह बता दिया गया है कि यात्री जो यात्रा करेंगे वो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं करके जाएंगे। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटी हुई है, लोगों को रहने की सुविधाएं दे रही है। प्रशासन के द्वारा टेंट भी लगाया गया, छोटे छोटे टेंटों की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर यात्री यात्रा से ठहराव में अपनी यात्रा का पड़ाव वहां पर बना सकें। इसके तहत गर्म पानी पीने की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है।
वहाँ किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जी। लोकल पुलिस एलआईयू को भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि वहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से प्रशासन और वहाँ के लोकल, वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, वो भी इस तरीके की तैयारी में जुटे हुए हैं और वो पूरी हम्म। तरीके से तैयार है। क्योंकि लोकल व्यक्ति क्या होता है कि वो जी। पहले से तैयार रहते हैं, इन सारी चीजों से वो हम्म। अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। लेकिन बाहर से जो यात्री आते हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं। क्योंकि कुछ उत्तराखंड से, कुछ मैदानी क्षेत्र से यात्री आते हैं, तो ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। क्योंकि केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर है, पैदल यात्रा है, हेमकुंड साहिब पैदल यात्रा है, तो इस यात्रा को दुर्गम यात्रा है, इसको कहा जाए दुर्गम यात्रा। इस यात्रा को देखते हुए हार्ट अटैक की भी परेशानी लोगों को होती है। पिछले साल भी कई यात्री हार्ट अटैक से यात्रियों की मौतें हो गई थी। इस बार इस पर भी विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से हार्ट अटैक वाले मरीजों को ऊपर पहले यहाँ पर जी। नीचे टेस्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद ऊपर भेजा जाएगा। तो मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दे दी गई है, तो उसका बिल्कुल पालन किया जा रहा है। 29 तारीख तक, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि 29 तारीख तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जी अच्छा यशराज आनंद, क्योंकि अभी फिलहाल जो है आप बता रहे हैं कि अभी जो रजिस्ट्रेशन है चारधाम यात्रा को उसे रोका गया है, लेकिन अभी क्योंकि काफी जो श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा के लिए वहां पर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हम जानना यहाँ पर चाहेंगे कि अब रजिस्ट्रेशन क्या दोबारा से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग बाहर से अदर स्टेट से आ रहे हैं या उत्तराखंड के भी लोग, चाहे देहरादून ले लीजिए, ऋषिकेश या कहीं से भी यात्री जा रहे हैं। जैसे देहरादून एक मैदानी क्षेत्र आता है, ऋषिकेश मैदानी क्षेत्र में आता है, हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड में दो भाग, एक मैदानी क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जाने वाले हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ जो जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे और ऋषिकेश होते हुए जाएंगे। तो ऋषिकेश में जितने भी अभी जो मौसम खराब है, तो लगभग को यह प्रयास किया जा रहा है कि यात्री अभी ऋषिकेश या देहरादून या कहीं भी मैदानी क्षेत्र में ही वो रुक जाए, ऊपर अभी चढ़ाई ना करें। यदि ऊपर भी चढ़ाई करते हैं तो कुछ हद तक ही श्रीनगर तक ही जी। चढ़ाई करने को दिया जा रहा है, उसके बाद चढ़ाई को रोक दिया जा रहा है। क्योंकि उसके बाद, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि जोशीमठ भी पिछले बार आपदा से काफी प्रभावित हो चुका था। तो जोशीमठ के भी कारण वहाँ की सड़कें थोड़ी अभी खराब ही है। पूरी तरीके से जोशीमठ बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते नहीं मिलता है, तो वहाँ पर वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर लोगों को। इसलिए प्रशासन और सरकार ये लोगों से बार बार अपील कर रही है कि वो अभी, जब तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करती है, तब तक वो अपने यात्रा पर अभी ना जाए। और जो यात्री बाहर से यहाँ आ चुके हैं तो मैदानी क्षेत्रों में ही वहाँ पर स्टे करें। यदि वो पहाड़ तक जाते हैं तो पूरी ऊंचाई पर वो ना जाए, नीचे ही वो कहीं टेंट में या कहीं रूम जी। लेकर के किसी होटल में जाकर के रुक जाए। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर आना शुरू है। हालांकि चारधाम यात्रा को लेकर क्योंकि अभी मौसम खराब बना हुआ है तो वहां पर थोड़ी रुकावट जरूर है। और हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर शुरू हुई। यात्री घांगरिया में हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए हैं घांगरिया से। तो उत्तराखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। एक और 2 विषयों में फेल छात्रों को सरकार की ओर से अंक सुधार परीक्षा का जो शासनादेश है वो जारी किया गया है। अब फेल छात्र छात्राओं को पास होने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। 10वीं में 2 और 12वीं में एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार के इस निर्णय से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। बता दें कि उत्तराखंड में अब के बार के सत्र में बोर्ड परीक्षार्थियों में दरअसल तमाम छात्र फेल हुए हैं और इस निर्णय के बाद जहां उन्हें लाभ मिलेगा वहीं उनका 1 साल भी बचेगा। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक होगी और साथ ही ये बैठक 2 सत्रों में समाप्त होगी, जिसमें कि 7वीं मातृशक्ति परिषद और युवा साधु संतों के 2 सत्र का आयोजन होगा। वहीं इस बैठक में परिवार प्रबंधन और साथ ही लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल बैठक में सीएम धामी शामिल हुए और लैंड जिहाद और साथ ही साथ समान नागरिक संहिता को लेकर बात की। तो हरिद्वार में ये विश्व हिंदू परिषद की बैठक होने जा रही है। 2 सत्रों में समाप्त होगी ये बैठक, जिसमें अलग अलग सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा यहां पर साधु संतों के बीच में की जाएगी।
उधर उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण और अतिक्रमण तोड़ने को लेकर विभिन्न विभागों में की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत की और कहा कि सरकार प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहता है तो पहले वे यहाँ पर सक्षम न्यायालय के बाद दायर करें और साथ ही साथ न्यायालय के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। जिस तरह इरिगेशन विभाग द्वारा बुलडोजर ले जा करके लोगों के निर्माणों को, भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो विधि सम्मत नहीं है। एक तो जिलेदार के दस्तखत से नोटिस बांटे जा रहे हैं और 19 तारीख के नोटिस को 24 तारीख को सर्व कराया जा रहा है और 25 तारीख को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जा रहा है। ये जो धारा 70 के अंतर्गत नोटिस सर्व किए गए हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एक्ट जो है, कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 70 के अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है, जो धारा 70 मकानों के संबंध में कुछ नहीं कहती। धारा 70 कहती है अगर कोई नहर के पानी को ख़राब कर रहा है, उसमें गंदगी डाल रहा है, उसमें पशु डाल रहा है, वाहन डाल रहा है या नहर के पानी को बहने से रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी न्यायालय में जाकर, सक्षम न्यायालय में ले जाकर के बात को, ये नहीं कि विभाग जाएगा और तोड़ देगा। ये बिल्कुल विधि सम्मत नहीं है। हम विभागीय अधिकारियों से कहना चाहते हैं वो इस तरह का रवैया ना अपनाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट भी जाना पड़ेगा। विभाग ने धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, उसके लिए भी उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में एक नीति जो है प्रख्यात की गई है, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो नीति कहती है कि लोक स्थानों, लोक पार्कों और लोक पार्कों में बने हुए अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर कहीं पर पूजा पाठ लगातार हो रही तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए अगर कोई विवाद है तो एक कमेटी है, वो कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी जिले के उसके सदस्य होंगे। अगर वहाँ पर विकास प्राधिकरण है तो उसके उपाध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। उधर आपको बता दें कि केदारनाथ के मेरू सुमेरु पर्वत पर के पास एक तीर्थयात्री की मौसम खराब होने और भारी बर्फबारी के बीच फंसा होने की सूचना मिली, जिसके चलते रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम के जवानों ने पर्वत पर फंसे तीर्थयात्री का रेस्क्यू किया, जिसके बाद सुरक्षा के साथ फंसे जो यहाँ पर व्यक्ति को सुरक्षित केदारनाथ लाया गया और उसको उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी बनी हुई है। ऐसे में गर्भवती माताओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह का कहना यह है कि स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त संख्या में लेडी डॉक्टर गर्भवती माताओं का बेसिक चेकअप करने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टरों की तरफ से गर्भवती माताओं का समय समय पर चेकअप किया जाता है और साथ ही जरूरत महसूस होने पर ही गर्भवती माताओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा जाता है। वहीं डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि स्वास्थ्य महकमे के पास जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्टों को अन्य अस्पतालों में भेजकर गर्भवती माताओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट का काम अल्ट्रासाउंड करना है। हमारे पास सफिशिएंट लेडी डॉक्टर्स बेसिक चेकअप करने के लिए है, जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है और ज़रूरी समझने में ही अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा हमें रोटेशन के आधार पर अन्य संस्थानों में भी भेजकर गर्भवती वाले महिलाओं का समय पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है।
उधर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने दरअसल लैंड जिहाद के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अघोषित बिजली कटौती और खराब सड़कों जैसे कि कई महत्वपूर्ण मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। लालकुआं के नगीना कॉलोनी में भी सरकार ने गरीब लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले भी कहा, जब नगीना प्रकरण हुआ, अभी जो रेलवे का हटा है, वहां पे मानवता या मानवीय दृष्टिकोण जिस सरकार में ना दिखाई दे, और ये बार बार ये लैंड जिहाद, लव जिहाद वाली बातें जो होती है भारतीय जनता पार्टी के लोग तब करते हैं जब इन्हें पब्लिक पूरी तरीके से घेर चुकी होती है, जब मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो और महंगाई का, तो तुरंत ये परिवर्तित करके ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि धार्मिक उन्माद की सुगंध और बू आती। तो इसलिए ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। निर्माण कहीं हो नहीं रहा है, सड़कें आपने जैसे कहा खुदी हुई हैं, गड्ढा युक्त सड़कें पूरे उस प्रदेश में, बदहाली है, बिजली की घोषित कटौती है, पेयजल का इतना भारी संकट है, उस और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। उस विषय पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हाँ, लेकिन ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये फालतू की बातें करके ये लोग खाली में वातावरण बिगाड़ते हैं, जिससे बस केवल वोट की राजनीति करनी इन्हें आती है, कार्यप्रणाली शून्य। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने के विरोध में है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी। दरअसल उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस को अच्छे कार्यक्रमों में विघ्न डालने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विरोध करने से पहले अपना खुद का इतिहास देख लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज क्योंकि विपक्ष को केवल विरोध करना है, आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया? अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया? उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने किया। इवन पार्लियामेंट की जो एनेक्सी बनी उसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जी का अपना स्थान है, लेकिन इस प्रकार से देश की जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें अड़ंगे डालना ये उनका काम है। लेकिन अब जनता उसको देख चुकी है, उसमें समझती है। उधर रामनगर में भाजपा के नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचे और जहां पर उन्होंने वन प्रभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोतवाल पुलिस को तहरीर सौंपी और कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने कई स्थानों पर बिना हस्ताक्षर और बिना प्रांक के नोटिस चस्पाकर भय का वातावरण बनाने के साथ सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया। आप देख रहे हैं रामनगर पे जो भय का माहौल है, पब्लिक डरी हुई है, गरीब जनता डरी हुई है। तो इसका मुख्य कारण है रामनगर वन प्रभाग में जो लगातार नोटिस बांटे और वो नोटिस में आप देख रहे होंगे ना पत्रांक है, ना किसी अधिकारी के साइन है और बिना सक्षम अधिकारी को संज्ञान में लिए ये नोटिस बांटे गए हैं। इस फर्जी नोटिस को लेकर आज हम कोतवाली में हमने इनके खिलाफ तहरीर दी है और मांग करी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। और गर्जा मंदिर के खिलाफ जिन लोगों ने यहाँ पर फेसबुक में या उसमें डाला है, नोटिस की बात कही है और आंदोलन के नाम पे जिन्होंने चंदा वसूली की बात माइक से कही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोतवाली में उचित कार्रवाई के लिए यहाँ पर कार्रवाई होगी। हमें पूरी उम्मीद है। आज भारतीय जनता पार्टी रामनगर नगर मंडल इस मांग को लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचा है। देखिए, नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आए थे, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि जो वन प्रभाग द्वारा जो बगैर पत्रांक के और बगैर सिग्नेचर के कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं, जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ,
तो तथा एक गिरजा मंदिर को तोड़ने के लिए की भी अफवाह फैलाई गई है, ऐसा उनके द्वारा तहरीर में वर्णित किया गया है। हमारे द्वारा तहरीर उनसे ले ली गई है और जांच के बाद हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर गंगोत्री धाम में देश विदेश से आए यात्रियों का तांता सुबह से ही लगा रहता है। सुबह से दोपहर तक गंगोत्री मुख्य गेट से बस अड्डे तक मार्ग की जो चौड़ाई कम होने की वजह से यात्रियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है तब से 50 मीटर तक यात्रियों को मंदिर जाने में और मंदिर वालों को बस स्टैंड तक आने में बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। जिला प्रशासन 5 मंदिर समिति ने दरअसल कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है, ना तो इस स्थान पर कोई पुलिस तैनात है और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। ऐसे में सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खड़े होने की गिरने की कोई ये नहीं है, हर धक्के पे धक्के आ रहे हैं, बीमार को कोई संभालने वाला नहीं है। उधर हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में दरअसल अब तक 80 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ आपको बता दें कि डीएफओ संदीप कुमार ने दरअसल बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। नैनीताल और साथ ही उधम सिंह नगर जिले के वन क्षेत्र में अब तक का 80 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि खाली कराई गई है। साथ ही कहा गया है कि स्थायी अतिक्रमण को भी नोटिस देकर जल्द ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग जो है, चूँकि ये तराई एरिया है और इसमें अतिक्रमण के काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं और हमारा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित भी है। तो अभी तक जो है हम निरंतर लगातार जो है अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और 80 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो अतिक्रमण है तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो है हमने अभी तक खाली करवाया है। और इसमें जो है अस्थायी कुछ ऐसे निर्माण भी थे जिनको जो है ध्वस्त किया गया है। इसके आगे भी जो है हम जहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है निरंतर नोटिस वगैरह जो है वो दे रहे हैं और जो जहाँ पे अतिक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं, जो सेक्शन 66 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो है जो कार्रवाई हमने करनी है उसमें जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले एक उम्मीद योजना बनाकर परीक्षार्थियों से पहले रामनगर में बच्चों और साथ ही अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे की मेहनत रंग लाई है। बता दें आपको कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के आर्ट साइंस के 2 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। उनके अभिभावकों ने कहा कि अगर ऐसे शिक्षक और भी हो जाए तो फिर कई मेरिट में आने वाले छात्र छात्राएं पैदा हो सकते हैं। बता दें आपको कि शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने एक योजना का शुभारंभ किया था जिसको नाम दिया था पहल एक उम्मीद, जिसमें कि प्रभाकर पांडे ने आर्ट साइंस के छात्र छात्राओं के घर घर जाकर छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के साथ उनके विषयों को लेकर संदेह भी उन्होंने दूर किए थे। मेरा नाम अलकमस है, मैं एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में मैंने उत्तराखंड में 6th स्थान प्राप्त किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेटा 4थे स्थान पे आया है और इसका सारे श्रेय हमारे प्रभाकर सर को जाता हूँ, अपने क्लास टीचर को। ऐसा है कि प्रभाकर सर जैसे टीचर और हो जाए तो सारे बच्चे अल्तमस बन सकते हैं। मेरा नाम चंदा है, चंदा खान जी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारा बच्चा बहुत मेहनत किया है और हम लोगों ने बहुत किया और हमारे सर प्रभाकर सर ने बहुत मोटिवेट किया है और ये घर घर योजना निकाले थे, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। मेरा नाम राहुल फरतियाल है और मैं 12th आर्ट साइड से हूँ और मेरी जो परसेंटेज है वो 94.2% आई है और उत्तराखंड मेरिट में मेरी 14th रैंक आई है। बेसिकली सबसे पहले तो माता पिता को जाता है, हमारे परिवार को, जिन्होंने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है और हमें शुरू से सपोर्ट किया है। आर्ट साइड अगर मैंने ली है तो उन्होंने सपोर्ट किया है। दूसरा हमारे क्लास टीचर डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, जिन्होंने बाकी और बच्चों को भी, हमें भी, मतलब जितने भी हम क्लास में बच्चे थे सबको मोटिवेट किया और इसका श्रेय। मेरा नाम चंद्रा फड़त्याल है, मेरा लड़का 1st डिवीजन आ रखा है, मैं बड़ी खुश हूँ और प्रभाकर सर ने बहुत साथ दे रखा है हमारा। हाँ, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। घर घर जाके वो करा, उन्होंने बहुत बच्चों पर बहुत ध्यान लगाया और हम मतलब उनके बहुत ही आभारी हैं। मतलब
धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। जैसे हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा था पहल एक उम्मीद, तो इसका नाम इसीलिए एक उम्मीद रखा था कि हमने सोचा था कि हम एक कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है, और हमें लगता था कि हम एक पहल कर रहे हैं। इसमें एक उम्मीद ये थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके कुछ ऐसा करें जिससे कि जो है वो एक लगे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहल जो हमने की थी वो आज हमारे 2 बच्चे आर्ट साइड के 2 बच्चे जो हैं, एक अल्तमस और एक। और चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।